अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, पाकिस्तान को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक देश। कहा पाकिस्तान के पास बिना किसी सामंजस्य के हैं परमाणु हथियार। सत्रह और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय करेगा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 16,000 करोड़ रुपए। कृषि के स्टार्टअप सम्मेलन का होगा उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साई बाबा को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक। नक्सलवाद को समर्थन के आरोपों पर गिरफ्तार किए गए थे साई बाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था पर दिया जोर। वीडियो संदेश के माध्यम से कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। साथ ही कहा कई कानूनों को खत्म कर नए कानून बनाने की है आवश्यकता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पर अपने समकक्ष समेह शुक्री के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे संवाद। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप के खिताब पर किया कब्जा। भारतीय गेंदबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखरी श्रीलंका की टीम। 7वीं बार खिताब भारत के नाम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा। बाइडेन ने ये टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि वो परमाणु हथियारों का भंडारण कर रहा है, साथ ही वहां सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है। नक्सली संगठनों से संबंध रखने के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत कार्रवाई के लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी से अनुमति नहीं लेने के चलते निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह तकनीकी बिंदुओं पर है, जबकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और बेहद संगीन है। मौजूदा परिस्थिति में बेहतर यही होगा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित रखा जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, स्वस्थ समाज के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है। देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है।
और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कई सालों से चले आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून बनाए जाना जरूरी है। उन्होंने कहा, न्याय व्यवस्था से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होता है। आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है, इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में ईज ऑफ लिविंग भी हो और ईज ऑफ जस्टिस भी हो। पीएम ने कहा, देश में त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें भी बनी हैं। उन्होंने कहा, लोक अदालतों के माध्यम से बीते वर्षों में लाखों मामलों को सुलझाया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय समाज ने तमाम चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रगति की है। पीएम मोदी ने कहा, इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नए विचारों का आदान प्रदान करने और अपने आपसी सहयोग में सुधार करने में सक्षम होंगे। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा कर रही है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमृत जरूर निकलेगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। कानून मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मजबूत न्यायिक व्यवस्था के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने राज्यों और न्यायिक व्यवस्था के दरमियान तालमेल पर भी जोर दिया। We all aspire to make India as a very progressive and very prosperous nation. And without a robust judicial system, a country cannot progress to the extent we desire to see our country to be. Without the cooperation and collaboration between judiciary and executive, we will not be able to translate the visions, the actions, all kind of laws passed by the parliaments and the assemblies. Now the parliament and the assemblies of India are very robust. As a large economy, India is the fastest large economy in the world. So the response from the judiciary, the matters which are in the court also should be supplementing to the need of the time.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी का गठन 2019 में किया गया था। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि मंत्रालय 17 और 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त में किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। 2014 के बाद से देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में और स्टार्टअप के आने से किसानों को फायदा मिलेगा। साथ साथ कृषि के विकास में स्टार्टअप अहम रोल अदा करेगा। 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें। इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। देश में कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए कृषि मंत्रालय एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इसके अलावा पीएम किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत देश के कई जगहों पर की जाएगी। किसानों की मदद के लिए कृषि मंत्रालय ई पत्रिका भी लॉन्च करेगा। उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक ओर किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
आप मिलेंगे इंडस्ट्री 4.0 के स्टार्टअप चैंपियन टैग बॉक्स से और हमारे स्टार्टअप मेंटोर से। हमें लगा कि IoT डेटा को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाकर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, किसी भी SaaS प्लेटफॉर्म की तरह इसमें कई सारे टीयर्स हैं, कई सारे फीचर्स हैं और अपने ज़रूरतों के अनुसार जो हमारे कस्टमर हैं वो एक पर्टिकुलर टीयर को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमें एक मंथली पेमेंट देते हैं और ये सब्सक्रिप्शन चलता रहता है। इंडस्ट्री 4.0 को पकड़ें तो इंडस्ट्री 4.0 वो तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप एक नई मैन्युफैक्चरिंग को और स्मार्ट बना सकें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 12 नवंबर 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश के कैंपेन और चुनावी गीत हिमाचल की पुकार फिर भाजपा की सरकार का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिरमौर में आयोजित एक आम जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय पिछले 55 सालों से जनजातीय होने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हाटी समुदाय को जनजातीय समुदाय का दर्जा देने का काम किया। इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय है और 55 साल से ये अन्याय चल रहा है, कोई सरकारों ने नहीं सुना। हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है मित्रों, और मोदी जी की एक दृष्टि पड़ गई और आप सभी को जनजाति का दर्जा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तो हम आपको बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के देश में 70 सालों के शासन को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने 70 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान बनाए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बना कर दिए। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस ने 70 साल में जाकर 3 करोड़ पक्के मकान बनाए, मोदी जी ने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को देने का काम किया है। 12 करोड़ शौचालय गरीब बेटियों को, माताओं को बनाकर दिया, तो हर गांव हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया। 45 करोड़ बैंक खाते खुलवाए, तो 31,000 करोड़ रुपया आपदा के समय बहनों के खाते में सहायता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डलवाए। बहनों के खाते में पैसे भी डलवाए, खाते भी खुलवाए, तो साथ ही साथ रसोई गैस के सिलेंडर 9 करोड़ भी दिलाए और गुजरात में 35 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन और 6 लाख से ज्यादा पक्के मकान तो केवल शहरों में ही बना कर दिए गरीबों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिए हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कश्मीरी पंडित की पहचान पूरन किशन भट्ट के रूप में हुई है। आतंकियों के द्वारा गोली मारने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने पूरन किशन भट्ट को मृत घोषित कर दिया। इलाके को खाली करा लिया गया है और हत्यारों की तलाश की जा रही है। घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हत्या की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अपराधियों और आतंकवादियों को सहायता और उकसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक और छोटा सा ब्रेक। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है,
खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। नवरात्रि का खास नृत्य डांडिया, इसकी धूम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी देखने को मिलती है। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा बांग्लादेश में भी देखने को मिला। राजधानी ढाका में भारतीय समुदाय ने डांडिया उत्सव का आयोजन किया। ढाका में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। एक और छोटा सा ब्रेक। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशियाई खिताब अपने नाम कर लिया है। एशिया कप में टीम इंडिया के वर्चस्व का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक खेले गए कुल 8 एशिया कप संस्करणों में टीम इंडिया ने सभी के फाइनल में जगह बनाई और रिकॉर्ड 7 बार ये खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 65 रन बनाए थे। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा को 2-2 विकेट मिले। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर इस आसान लक्ष्य को हासिल कर एशिया कप का ये खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 रन की नाबाद पारी खेली। रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे खेल संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। रजा, क्या कुछ खास रहा आज? चंद्रशेखर, देखिए भारतीय टीम का आज एक जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार रहा है और टीम ने हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, फील्डिंग की बात हो या बल्लेबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करी और श्रीलंका जैसी टीम को सिर्फ 65 रन पर रोक दिया। और अगर फील्डिंग की बात करें तो टीम इंडिया ने 2 बल्लेबाजों को रन आउट किया, जिससे ये दिखता है कि भारतीय टीम फील्ड पर भी बहुत शानदार रही। और बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने एक बहुत ही अच्छी और मजबूत शुरुआत की। स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अर्धशतकीय पारी खेली और टीम इंडिया को 8 विकेट से जीत दिलाई। रजा, अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम का हम पिछला कुछ रिकॉर्ड अगर निकाल कर देखें तो काफ़ी अच्छा इस टीम ने परफॉर्म किया है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारतीय टीम को बाकी टीम से अलग करते हैं? देखिए चंद्रशेखर, मैं कहूँगा कि टीम इंडिया हर क्षेत्र में एक बैलेंस टीम है। अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूँ तो बल्लेबाजी में भारत के पास एक संतुलन है। आपके पास जो सलामी बल्लेबाज है शेफाली वर्मा, वो आपको एक बहुत ही अच्छी और आक्रामक शुरुआत देती है जी। उसके बाद स्मृति मंधाना है वो जो एक टिकाऊ और बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपकी कप्तान हरमनप्रीत आती हैं और आपके पास एक दीप्ति शर्मा जैसी जो ऑलराउंडर है जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। न केवल गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी से भी उसने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। और गेंदबाजी में एक नई गेंदबाज हमारी टीम के साथ जुड़ी है, रेणुका सिंह। वो उनकी गेंदबाजी में धार है और उनकी इन स्विंग गेंदबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाता है। और आज भी आपने देखा होगा कि उसने 3 विकेट झटके और श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पे ला दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टीम में संतुलन है पूरा। और एशिया कप के मामले में देखें तो आप टीम इंडिया का वर्चस्व पूरी तरह से बना हुआ है। अब तक 8 संस्करण एशिया कप के खेले गए हैं और टीम इंडिया ने सभी फाइनल खेले हैं, जिसमें 7 बार रिकॉर्ड अब एशिया कप में उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। और न सिर्फ एशिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में हमने देखा कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उनके घर में एक दिवसीय सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। उसके अलावा हमने देखा कॉमनवेल्थ में भी टीम इंडिया ने लगभग ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी थी फाइनल में, लेकिन वो थोड़े अंतर से चूक गए और सिल्वर से हमें संतोष करना पड़ा। तो इस लिहाज से देखिए टीम में संतुलन है और जोश है और टैलेंट की कमी नहीं है। तो टीम अपने लिहाज एक तरह से कह सकते हैं अच्छी टीम है और आने वाले टाइम में ये टीम और अच्छे से उभर के आएगी। अगर हम रजा आने वाले समय की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में कौन कौन से अभी आने वाले समय में टूर्नामेंट होने हैं जहां पर अब इस टीम को फोकस करना है? देखिए आने वाले समय में अभी हम वर्ल्ड कप के लिए टीम जाएगी और
T20 वर्ल्ड कप होगा, एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा, तो उसके लिए टीम पूरी तरह से तैयार है और एक संतुलन टीम है। और टेस्ट में भी इस टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अपने आप को निखारा है और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये टीम और अच्छे से प्रदर्शन करके भारत का परचम बुलंद करेगी। शुक्रिया आपका रजा बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।